जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप लोग? ख्याल रख रहे हैं अपना? कैद हैं, बंद हैं? यस। सो हम लोग पढ़े थे एक्सरेज, है ना? एक्सरे इमेजिंग इन डायग्नोसिस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरेज आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। आमतौर पे हार्ड एक्सरेज होती हैं। हार्डनेस बिलोंग्स टू पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। अच्छा, फिर हमने क्या बात की कि एक्सरेज को एंड दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म एंड डिफरेंट टिश्यूज हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। तो वी पास एक्सरेज टू द ह्यूमन बॉडी, जिस चीज का एक्सरे करना होता है। सो डिफरेंट टिश्यूज एक्सरेज को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज एब्जॉर्ब लेस एक्सरेज, हार्ड टिश्यूज एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज, एंड द डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ एक्सरेज रीच टू द फोटोग्राफिक फिल्म. Areas of the film that receive maximum intensity, they become black, and the areas of the film that receive less intensity, less black, grayish, and the areas of the film that don't receive any X-rays remain white. So we obtain different shades for different internal organs. अब वो जो image मिलता है उसके दो characteristics हैं, sharpness and contrast. Contrast क्या होता है? डिफरेंट टिश्यूज के डिफरेंट शेड्स हो तो इमेज विल बी कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, बाय यूजिंग अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। जैसे पेशेंट को बेरियम सल्फेट फूड देंगे इन केस ऑफ स्टमक एक्सरे, और इंजेक्ट करेंगे डाई आर्टरीज का एक्सरे लेने के लिए। शार्पनेस ईज होती है, ईज विद विच द इमेज ऑफ एन इंटरनल ऑर्गन कैन बी इजीली आउटलाइंड। जो शार्प इमेज होता है उसकी बाउंड्रीज आर क्लियरली डिफाइंड। शार्पनेस को इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द टारगेट साइज, बाय प्लेसिंग द अपर्चर, बाय प्लेसिंग द मेटल ग्रेड। हमने कल बात की थी। अच्छा, फिर एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटेलिक टारगेट. When electron collide, they undergo deceleration. We have range of decelerations. तो क्या होगा? In every deceleration, an X-ray photons are emitted. इसको बोलते हैं बेन स्ट्रॉनिंग रेडिएशंस, हमने पढ़ा था। अच्छा बेटा, आज का काम क्या है? आज का काम है जरा थोड़ा मुश्किल है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। हेडिंग लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। बेटा इंटेंसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको? इंटेंसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें इतनी इंटेंसिटी चाहिए एक्सरेज की, फोटोग्राफी फिल्म पे पहुंचे और इमेज बनाए। अब कभी हमने हाथ का एक्सरे लेना है, थिन है ना। बच्चे का एक्सरे लेना है, थिन है ना। कभी बाजू का एक्सरे लेना है, टांग का एक्सरे लेना है, चेस्ट का एक्सरे लेना है, स्टमक का एक्सरे लेना है। तो जितना मीडियम बढ़ता जाएगा, ये हाथ पतला है, ये कम रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा, बाजू ज्यादा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा, टांग और मोटी है और रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगी। तो हमें इतनी इंटेंसिटी रखनी होती है कि इमेज बन सके। तो इंटेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। सो इंटेंसिटी होती क्या है? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। याद है आपको? पावर पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी जो होती है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद है आपको? पढ़ा था इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेसिकली इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो पॉइंट सोर्स होता है ना, पॉइंट सोर्स, ये सोर्स है। इससे एक्सरेज इंटेंसिटी, एक्सरेज हर तरफ डाइवर्ज हो रही है। तो जब डाइवर्ज हो रही होती है तो सफेरिकली एक्सपेंड हो रही होती है ना। सफेरिकली सफियर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर। So intensity is inversely proportional to r square. Inverse square law. जब सोर्स से डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। ये तो पढ़ा हुआ है, inverse square law. All electromagnetic waves obey inverse square law. What is inverse square law? When the distance from the source is doubled, the the intensity decreases by 4 times. ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो इंटेंसिटी उसका स्क्वायर टाइम्स 9 टाइम कम हो जाएगी। 4 टाइम्स हो जाएगा तो 16 टाइम कम हो जाएगी। जितने टाइम डिस्टेंस बढ़ता जाता है इंटेंसिटी कम होती रहती है। एक तो ये बात है। ये तो थी ना जो डाइवर्जिंग बीम है उसका। जो पैरेलल बीम होती है, पैरेलल बीम,
पहला पॉइंट तो लिखिए ना, एक्स-रेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे ओबे inverse square law, that intensity is inversely proportional to r square. ये किसके लिए होता है? द डाइवर्जिंग एक्सरेज के लिए, जो डाइवर्जिंग एक्सरेज होती है। अच्छा, ये तो थी ना ये इंटेंसिटी ऑफ स्प्रेडिंग एक्सरेज, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्प्रेडिंग जो पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे होती है ना, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे होती है, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे जो होती है बेटा, वो एयर में ना होने के बराबर एब्जॉर्ब होती है। वैक्यूम में तो उसकी इंटेंसिटी कम ही नहीं होगी, पैरेलल जा रही है, स्प्रेड भी नहीं हो रही, तो एनर्जी भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, तो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। पैरेलल बीम की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब वो किसी मीडियम से गुजरती है तो उसको आयनाइज करती है, उस पर एब्जॉर्ब होती रहती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। एयर में तो बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, ह्यूमन बॉडी में ऑब्वियसली एब्जॉर्ब होती है, हड्डियों में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। जितना मेटल, जितना मीडियम डेंसर होगा, उतनी एक्सरेज इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो अगर हम बात करें कि ये मीडियम है, ये मीडियम, और इसकी थिकनेस ये x है, और यहां पे पैरेलल बीम आ रही है, पैरेलल बीम, उसकी यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है, और जब यहां से निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी I हो जाएगी। टेल मी, क्या आई नॉट और आई इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर मीडियम ना होता, वैक्यूम होती, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई। तो मैं क्या बता रहा हूं, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज हैव कांस्टेंट इंटेंसिटी, इनकी कांस्टेंट इंटेंसिटी रहती है when they are in vacuum, when they are in space. Parallel beam of X-rays have constant intensity in vacuum or space. अच्छा, एयर में भी तो कम एब्जॉर्ब होगी ना, तो एयर में भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कह सकते हैं, होती है एब्जॉर्ब एयर में, कम होती है। अच्छा, लेकिन जब when parallel beam of X-ray pass through a medium, its intensity decreases exponentially. लिख रहा हूं, when parallel beam of X-rays pass through a medium, ऐसा मीडियम जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी मीडियम, तो पता क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इक्वल फ्रैक्शन ही चेंज आएगा इंटेंसिटी में। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर आगे जाने में 1/10 इंटेंसिटी कम होती है, तो अगले 1 सेंटीमीटर आगे जाने में भी 1/10 इंटेंसिटी कम होगी, अगले 1 सेंटीमीटर आगे जाने में भी 1/10 इंटेंसिटी कम होगी। सपोज 3 सेंटीमीटर जाने में इंटेंसिटी हाफ होती है, तो अगले 3 सेंटीमीटर में जाने में उसका भी हाफ हो जाएगी, सेम फ्रैक्शन में डिक्रीज आएगी। तो व्हेन पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे पास थ्रू अ मीडियम, their intensity decreases in constant fractions, for equal thickness, the equal distance. Covered in medium. जी जनाब, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज अगर वैक्यूम में जा रही है तो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, लेकिन अगर डाइवर्जिंग बीम वैक्यूम में जा रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। डाइवर्ज कर रही है ना, सेम एनर्जी वाइडर एरिया पे फैल रही है, एरिया बढ़ता जाता है, इंटेंसिटी कम होती है। पैरेलल बीम की वैक्यूम में तो कम नहीं होगी, लेकिन जब किसी मीडियम में जाएगी तो उसके एटम्स को आयनाइज करती जाएगी, पता है इसका आयनाइजिंग इफेक्ट होता है, अब्सॉर्ब होती जाएगी, आयनाइज होती करती जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी।
तो बेटा जब किसी मीडियम से एक्सरे गुजरती है तो इक्वल फ्रैक्शन में उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है इक्वल डिस्टेंस कवर करने में। उससे क्या होता है, सो द इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, सो इंटेंसिटी डिक्रीजेस exponentially, intensity decreases exponentially। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ बनाते हैं, यहां पे लेते हैं इंटेंसिटी, यहां पे लेते हैं थिकनेस x ऑफ एब्जॉर्बर, इसकी थिकनेस x है, x इज थिकनेस ऑफ ये एब्जॉर्बर है। ये डायग्राम यहां होनी चाहिए इसके साथ। अच्छा अभी इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है। अच्छा अब क्या है, सपोज जब ये इस पे 5 सेंटीमीटर आगे जाता है तो इंटेंसिटी आधी रह जाती है। सपोज करो 5 सेंटीमीटर, यहां पे सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इनिशियल इंटेंसिटी दिस, 5 सेंटीमीटर आगे जाने में उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई नॉट बाई 2, आई नॉट मैंने सपोज किया बेटा, मैंने सपोज किया कि अगर इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है तो यहां पे इंटेंसिटी आई थी, आई नॉट थी, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, आई नॉट ओवर 2। अगर ये 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा, ये ज्यादा थिकनेस से जाएगा, तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ, फिर कम हो जाएगी। देखो 5 सेंटीमीटर जाने में उसकी इंटेंसिटी आई नॉट से आई नॉट बाई 2 हुई है, हाफ हुई है, तो अगले 5 सेंटीमीटर जाने में इसका भी हाफ हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 4 अगले 5 सेंटीमीटर आगे जाने में। इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इक्वल फ्रैक्शन में डिक्रीज आएगा इंटेंसिटी में। अगर 5 सेंटीमीटर में हाफ जाती है तो अगले 5 मिनट फर्दर हाफ होगी, फिर फर्दर हाफ होगी, फिर फर्दर हाफ होगी। अच्छा अब फिर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर में इसका भी हाफ हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर में इसका भी हाफ हो जाएगी, फिर उसका भी हाफ हो जाएगी, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनेगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व। The intensity decreases exponentially। इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इक्वल फ्रैक्शन में डिक्रीज आएगा इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज पढ़ रहे हैं, ड्रॉ करें प्लीज। अब वैल्यूज बेशक ना लिखें बेटा, ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बताया था। या चलें मर्जी आप। इक्वल डिस्टेंस कवर करने में अगर 5 सेंटीमीटर कवर करने में इंटेंसिटी हाफ हुई है तो अगले 5 में उसका फर्दर हाफ हो जाएगी, अगले 5 में उसका फर्दर हाफ हो जाएगी, अगले 5 में उसका फर्दर हाफ हो जाएगी। इक्वल फ्रैक्शन में डिक्रीज आएगा इक्वल डिस्टेंस कवर करने में, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। हम सिंपल ऐसे बना सकते हैं, आई और एक्स यूं करके ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा जनाब, यू इंटेंसिटी कम होती रहेगी, तो जैसे जैसे मीडियम की थिकनेस बढ़ती जाएगी, एक्सरे मीडियम में ज्यादा 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 डिस्टेंस कवर करेगी, उसकी इंटेंसिटी कम 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 होती जाएगी, वो मीडियम में एब्जॉर्ब होती रहेगी, ऐसे कम होगी। अच्छा इस तरह का यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट, नाउ लिसन टू मी प्लीज, हियर द इंटेंसिटी इज आई नॉट, यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है। अच्छा अब जरा सुनिए गौर से, एब्जॉर्बर की वो थिकनेस जो इंटेंसिटी को हाफ कर देता है, देखो यहां पे इंटेंसिटी आई नॉट है ना, तो यहां पे आई नॉट बाई 2 ये एब्जॉर्बर की थिकनेस है ना, इसको बोलते हैं एक्स हाफ। पैरेलल बीम की इंटेंसिटी को जो हाफ कर देती है थिकनेस, पैरेलल बीम की इंटेंसिटी को जो जो थिकनेस हाफ कर देती है उसको बोलते हैं हाफ वैल्यू थिकनेस, हाफ वैल्यू थिकनेस।
the thickness of absorber that reduces the intensity of parallel beam of X-rays to half. लिख लें आप. What is half value thickness? The thickness of absorber that reduces the thickness of absorber that reduces the intensity of parallel beam of X-rays to half. The intensity of parallel beam of X-rays to half. Parallel को underline करेंगे, जरूर लिखते हैं आपने. That reduces the intensity of parallel beam of X-rays to half is called half value thickness. Is called half value thickness. Half value thickness इसको बोलते हैं HVT, half value thickness. The thickness of absorber that reduces the intensity of parallel beam of X-rays to half. हाँ जी, हाफ वैल्यू थिकनेस किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, इनिशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है. तो लिख लें, द हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस डिपेंड्स ऑन the half value thickness depends on density of medium. हाँ जी, फुल स्टॉप लिखिए. इट डिपेंड्स ऑन, क्या लिखा आपने? डेंसिटी ऑफ मीडियम. क्या होगी? जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी हाफ वैल्यू थिकनेस कम होगी कि ज्यादा होगी? सोच के बताओ. जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी वो इंटेंसिटी को तेजी से कम करेगा, तो हाफ वैल्यू थिकनेस कम होगी. देखो, एक मीडियम में यूं है ना, एक मीडियम में यूं एब्जॉर्ब हो रही है एक्सरेज, तो इसकी डॉटेड वाले की हाफ वैल्यू थिकनेस कम है ना, एक्सरे तेजी से एब्जॉर्ब हो रही है. ये डेंसर मीडियम है, ये लेस डेंस मीडियम है. ये लेस डेंस, ये मोर डेंस. तो किसकी हाफ वैल्यू थिकनेस कम होगी? बोन की के फैट की? ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं. बोन की हाफ वैल्यू थिकनेस कम होगी कि फैट की हाफ वैल्यू थिकनेस कम होगी? सोच के बताएं. बोन क्या है? डेंसर है कि लेस डेंस है? बोन डेंसर है. बोन एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी जल्दी उसकी इंटेंसिटी हाफ कर देगा. तो बोन की एचवीटी कम होगी, बोन की हाफ वैल्यू थिकनेस कम होगी. फैट की, सॉफ्ट टिश्यू की हाफ वैल्यू थिकनेस ज्यादा होगी. तो डेंसर द मीडियम, स्मॉलर द एचवीटी, हाफ वैल्यू थिकनेस. डेंसर द मीडियम, स्मॉलर द एचवीटी. और जितना मीडियम लेस डेंस होगा, इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, तो हाफ वैल्यू थिकनेस बहुत ज्यादा होगी. अच्छा बेटा, अब जरा अब इसमें ये एक्सपोनेंशियल कर्व है. आप इसको लिख सकते हो, ये था ना 5 मैंने किया हुआ था, 5 की जगह आप लिख सकते हो ये था x हाफ, 2 टाइम x हाफ, 3 टाइम x हाफ, 4 टाइम x हाफ एंड सो ऑन. ऐसा ग्राफ कहीं पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? डिके कर्व याद है आपको? हाफ वैल्यू, हाफ लाइफ, बिल्कुल ऐसे ही कर्व था. यहां पे हाफ वैल्यू थिकनेस है, वहां पे हाफ लाइफ था. हाफ लाइफ कर्व. यहां पे क्या था? नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई. यहां पे था टाइम, याद है आपको? इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियाई कितने थे? एन नॉट. मैं कहता था एक हाफ लाइफ के बाद आधे, ग्राफ ऐसा बनता था. कितने में हाफ होता है ये? एन नॉट बाय 2. कितने में होता था? 1 हाफ लाइफ, पी हाफ. फिर इसका आधा रह जाते थे, 2 हाफ लाइफ, एन नॉट बाय 4. ये बिल्कुल वही चीज है ना, बिल्कुल वही चीज है. तो ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ, थिकनेस के साथ, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का टाइम के साथ, दोनों एक्सपोनेंशियल कर्व है ना बेटा. अब ऐसे याद कर लें, जो कर्व सेम होती है उनकी इक्वेशंस भी सेम होती हैं. इक्वेशंस शेप पे डिपेंड करती हैं. याद है इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन तुम्हें याद है क्या थी? इसकी इक्वेशन n is equal to n naught
e power minus lambda t. n is equal to n naught e power minus lambda t. अब इसको ज़हन में रखें, ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है. अच्छा, एक और भी था रिलेशन, लैम्डा और इसमें क्या रिलेशन था, याद है आपको? लैम्डा किसके इक्वल था? 0.693 ओवर टी हाफ, है ना? ये बेटा अब मैंने कहा एनालॉगस बना लिया, बार बार नहीं डिस्कस कर रहे. ये जो ग्राफ है इट इज जस्ट लाइक डिके कर्व. ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व है. जब कर्व सेम होते हैं तो उनकी इक्वेशन सेम होती है, तो हम दोबारा रट्टा नहीं लगा सकते, बस हम एनालॉगस बना लेते हैं. अब आप मुझे सोच के बताएं इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी. इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, y एक्सिस पे इंटेंसिटी I है, इंटेंसिटी I, इनिशियल इंटेंसिटी I नॉट है. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर और टाइम था ना, यहाँ पे I और T है, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है I, तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू n नॉट की जगह पे ये n नॉट है ना, तो यहाँ पे क्या है I नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा I नॉट, है ना. अच्छा, एक्सपोनेंशियल कर्व है और नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो E एक्सपोनेंशियल कर्व में E आता है, यहां भी E आया, यहां भी E आया, और चूंकि नेगेटिव ग्रेडियंट है तो नेगेटिव आएगा. यहां पे क्या था, सम कांस्टेंट इनटू क्वांटिटी एट x एक्सिस. यहां पे जो कांस्टेंट है वो है म्यू, और क्वांटिटी यहां पे क्या है x, थिकनेस क्या है x. बेटा ये मैंने कैसे की, एनालॉगस बना लिया. मैंने देखा कि जो कर्व की शेप आ रही है, जब इंटेंसिटी, जब एक्सरेज, पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज किसी मीडियम से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे डीके कर्व में नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर का ग्राफ होता है. मैंने एनालॉगस सिचुएशन बनाई. जी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो ये क्या था, क्वांटिटी एट y एक्सिस into y intercept into e power negative some constant into quantity at x axis. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखती होती है. तो यहां पे क्या होगा, क्वांटिटी एट y एक्सिस, यहां पे n थी, यहां पे I है, इज इक्वल टू n नॉट था, n नॉट की जगह पे यहां पे क्या I नॉट आ गया. e एक्सपोनेंशियल कर्व है, e तो आएगा दोनों में, ग्रेडियंट नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आएगा. कांस्टेंट इनटू क्वांटिटी एट x एक्सिस, यहां पे टाइम था ना x एक्सिस पे, यहां पे x है तो ये आ गया. अच्छा, एक और रिलेशन, लैम्डा में और इस पे क्या रिलेशन था, ये था ना, तो यहां पे क्या रिलेशन होगा, म्यू में और x में बिल्कुल वही रिलेशन होगा जो उधर है. म्यू में और x में क्या रिलेशन होगा, म्यू इज इक्वल टू 0.693 ओवर x हाफ. व्हाट इज म्यू, इसको बोलते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अटेन्युएशन कोफिशिएंट भी कहते हैं. लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, म्यू क्या होता है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और अटेन्युएशन कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको, अटेन्युएशन कोफिशिएंट म्यू. म्यू की वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल पर मिलीमीटर. इसकी यूनिट जो होती है ना, इसकी यूनिट क्या बनेगी, म्यू होता किसके इक्वल है, 0.693 ओवर x हाफ. x हाफ मिलीमीटर में लिया हुआ है तो इसकी यूनिट होगी पर मिलीमीटर. x हाफ अगर सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो उसकी यूनिट हो जाएगी पर सेंटीमीटर, और मीटर में लिया हुआ है तो पर मीटर. लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. इट इज मटेरियल डिपेंडेंट, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है. लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है. इट इज मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट. अगर आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, व्हाट इज लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट, व्हाट इज मेंट बाय लीनियर अटेन्युएशन कांस्टेंट, तो आप ये कहानी पूरी बताएंगे. इसके लिए क्या बताएंगे कि व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ एक्स-रे पास थ्रू अ मीडियम its intensity decreases exponentially. Its intensity can be expressed as this, when mu is called linear absorption coefficient. X thickness और ये सब कुछ.
ये भी बता सकते हैं, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आपको पूरा बताना पड़ेगा इसको। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो देखिएगा इसको। इज इट क्लियर टू यू? अब ये यूज कहां पे करते हैं जनाब? तो हमने क्या पढ़ा है आपने, जब एक्सरेज डाइवर्ज हो रही होती है तो दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, और जब पैरेलल बीम जा रही होती है तो उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती वैक्यूम में। जब किसी मीडियम में जाएगी तो मीडियम के सेल को आयनाइज करती जाएगी, एब्जॉर्ब होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी। और जब इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी तो ये जितनी भी इंटेंसिटी थी आई, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस म्यू एक्स। क्या मतलब, अगर यहां पे इंटेंसिटी है आई और इसकी थिकनेस कितनी है एक्स, तो यहां पे कितनी इंटेंसिटी होगी, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दो मीडियम से गुजरेगी, इसका ये मतलब है कि जितनी इंटेंसिटी यहां पे होगी उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली कम होगी तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई पावर माइनस म्यू एक्स। फॉर एग्जांपल दो मीडियम से गुजरती है, देखो ये दो मीडियम्स हैं, इसकी थिकनेस x1, इसकी थिकनेस x2, इसका एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट μ1, इसका एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट μ2। यहां पे इंटेंसिटी थी I, अब यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, इनिशियल इंटेंसिटी थी I1 थी I, अब I2 कितनी होगी जो यहां पे पहुंचेगी, जी जनाब कितनी होगी यहां पे बेटा, इस मीडियम में भी एब्जॉर्ब होगी, मीडियम 1 में और मीडियम 2 में भी एब्जॉर्ब होगी, दोनों में एब्जॉर्ब होगी ना, दोनों मीडियम से गुजरना है तो दोनों इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होगी, तो यहां भी ई वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, यहां भी ई वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पे जो इंटेंसिटी पहुंचेगी, यहां तो एक ही मीडियम से गुजरना था, एक ही मीडियम से गुजरना था तो एक दफा ई मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे इंटेंसिटी पता है कितनी होगी, व्हाट इज इनिशियल इंटेंसिटी आई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर माइनस μ1 x1, ये यहां पे पहुंचेगी, यहां पे आई थी ना, तो जब खाली इस मीडियम को क्रॉस करेगी तो इस कोने पे, इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होगी μ1 x1, और हम ये ऑब्जॉर्व कर रहे हैं कि सारी की सारी आगे जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, अब जब यहां पे पहुंचे, यहां से चलेगी, यहां पे इंटेंसिटी कितनी है I इंटू ई पावर माइनस μ1 x1 है ना, अब जब यहां पहुंचेगी तो कितनी हो जाएगी, इसके साथ इसके अंदर भी एब्जॉर्ब होगी ना, तो एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस μ2 x2। जितनी इंटेंसिटी यहां पे थी जब यहां पे पहुंची तो क्या मल्टीप्लाई हो गया, ई पावर माइनस μ1 x1, क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई। अब यहां पे कितनी इंटेंसिटी पहुंची, यहां पे पहुंची है आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो चुका है, ई पावर माइनस μ1 x1, दोबारा आगे से गुजरेगी, इस मीडियम से दोबारा गुजरेगी, तो अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर तीन मीडियम से गुजरेगी तो हमेशा जब भी मीडियम से गुजरेगी एक्सपोनेंशियली कम होगी, ई पावर माइनस म्यू एक्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्या मतलब, ये देखिए सपोज देयर आर थ्री मीडियम्स 1 2 3, 1 2 3, ये क्या है x1, इसकी थिकनेस क्या है x2, इसकी थिकनेस क्या है x3, यहां पे इंटेंसिटी कितनी है I। अच्छा, यहां पे कितनी पहुंचेगी, जहां से चलेगी चलेगी एब्जॉर्ब होती जाएगी, और कितनी पहुंचेगी इस जगह पे जो पहुंचेगी ना, इनिशियल कितनी थी I के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी थिकनेस x, इसका μ1 μ2 μ3, I के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस μ1 x1, यहां पे पहुंचे। अच्छा, फिर सारी की सारी आगे ट्रांसमिट हो गई, इसके अंदर से गुजरेगी तो यहां पे कितनी होगी, जितनी इधर थी ना उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस μ2 x2, ये थी ना यहां पे कितनी पहुंचेगी, आई पावर ई माइनस μ1 x1 तो था पहले, जब इधर से गुजरी तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ई पावर माइनस μ2 x2 भी मल्टीप्लाई हो गया, दो ईज मल्टीप्लाई, यहां भी एब्जॉर्ब हुई, यहां भी एब्जॉर्ब हुई। अच्छा, अब यहां पे कितनी पहुंचेगी, यहां से चलेगी, इस पे भी एब्जॉर्ब होगी, जितनी इधर है इतनी है ना इधर, जब इधर से गुजरेगी तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस μ3 x3, यहां पे इंटेंसिटी कितनी पहुंचेगी, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, माइनस μ1 x1, फिर ई पावर माइनस μ2 x2, फिर ई पावर माइनस μ3 x3।
तो इतनी बार ईज मल्टीप्लाई होते जाएंगे, एक मीडियम से गुजरेगी एक बार ई मल्टीप्लाई होगा, दो मीडियम से गुजरेगी दो बार ई मल्टीप्लाई होगा माइनस म्यू टू एक्स टू, तीसरी मीडियम से गुजरेगी तीसरी बार ई पावर माइनस म्यू टू एक्स थ्री मल्टीप्लाई होगा। और ये एजम्पशन क्या है कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, स्कैटर नहीं हो रही, सीधी जा रही है, ये एजम्पशन है। तो बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ये जरा मुश्किल क्वेश्चंस हैं। तो जितनी बार एक्स रेज मीडियम से गुजरेगी उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी। हमने एक्स रेज पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चंस करने लगे हैं। शाहन अलवी क्या कह रहे हैं? अरे यार बिलाल वर्सेस अली अजीम भी पता नहीं क्या। शाहन मुंह बंद रख अपना। पता इंसान बन जाओ, ग्रेड मैंने भेज दिए। A2 की असाइनमेंट्स की इतनी वेटेज नहीं होगी बेटा, आपकी वेटेज उसकी है आपके क्लास टेस्ट की, या आपने जो पेपर दिए हुए वो क्या होती है सीआई जो दी थी एएस वाले, उनकी ज्यादा वेटेज होगी। हाँ जी चलो नहीं आ रहा। जी जनाब। जी ये देख लें जरा, June 12 variant 41 question number 11, high speed electrons are incident on the metal target, the spectrum of the emitted x-rays radiation is shown, intensity wavelength, ये ग्राफ बन रहा है ऐसा। Explain why there is a continuous distribution of wavelengths, ये ग्राफ कंटिन्यूस क्यों है? 2 मार्क्स है तो थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, ग्राफ कंटिन्यूस क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करते हैं, when the electrons high speed electrons collide with a metallic target, they decelerate and emit x-ray photon, they decelerate and emit x-ray photon, as there are range millions of electrons colliding and there are range of decelerations, therefore we have range of wavelengths, range of decelerations है तो range of वो है क्या है, range of deceleration तो range of wavelengths, तो ये therefore it is continuous। Why there is sharp cutoff? Sharp cutoff क्यों है? मैंने लिखवाए थे आपको, it represents the most energetic X-ray photon when an electron stops in a first impact and all of its energy is taken by the X-ray photon, EV is equal to HF hc over lambda, पढ़ा था आपने। Straight next part, what is meant by hardness of X-rays? Hardness is related to penetrating power and it depends on the voltage between cathode and anode, higher the voltage, ठीक है, higher the penetrating ability or frequency of X-ray photons। How the hardness is controlled, यहाँ आप ये बताएंगे। The hardness is controlled by changing the potential difference between cathode and anode। वही higher the potential difference,
higher the speed electron gain, higher the frequency, smaller the wavelength. So hardness is controlled by the voltage, accelerating potential. अच्छा आगे कहते हैं suggest why when producing X-ray a longer wavelength poses a greater hazard to the health than a shorter wavelength. Longer wavelength, they cannot penetrate through the body, they cannot pass through the body, remain inside the body, they just increase the ionizing effect. ठीक है, और क्या है, suggest how this hazard is minimized. क्या करते थे वो, जो एक्सरे विंडो पे एक प्लेट रख देते हैं which absorb longer wavelength, which absorb soft X-rays. अच्छा भी नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पहले वही है यार, पहले तो बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट, ये क्वेश्चन कौन सा है? नवंबर 09 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 10. नवंबर 09 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरे स्पेक्ट्रम में पूछ रहा है कंटिन्यूस क्यों है, शार्प कट ऑफ क्यों है, ये तो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं. ये देखिए ये क्या कहते हैं, द वेरिएशन विद फोटोन एनर्जी ऑफ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्यू इज शोन. हाँ बेटा, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फोटोन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है. मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम. जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उसका हाफ एली थिकनेस उतनी कम होगी. जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसका लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, उसकी हाफ एली थिकनेस कम होगी. और वो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन फोटोन एनर्जी, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. देखो, द वेरिएशन विद फोटोन एनर्जी ऑफ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इन अ सॉफ्ट टिश्यू इज इलस्ट्रेटेड. लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 300, 200, 100, 0, 30, 40, 50. जितनी फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, जितनी वो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है उतना वो कम एब्जॉर्ब होती है. देखो, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होता जा रहा है, ज्यादा एनर्जी कम एब्जॉर्ब होती है, ज्यादा एनर्जी मोर पेनिट्रेटिंग होती है, ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन मोर पेनिट्रेटिंग होती है. ग्राफ से समझ में आया. तो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फोटोन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी. जितनी फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होगा. देखो, कम होगा, कम एब्जॉर्ब होगी, पास कर जाएगी. तो लिख लें आप अपने नोट्स में, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट. एक तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, और जितनी फोटोन एनर्जी ज्यादा होगी उतना लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होगा. क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, 3 मार्क्स. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, 3 मार्क्स. जी, ये मैं मार्किंग स्कीम में दिखाता हूं आपको. इसके 3 मार्क्स किस चीज के हैं? जी, ये बी पार्ट था. ये बी पार्ट, पैरेलल बीम इन मेटल इंटेंसिटी कैसे कम होती है? I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स. ये ई पावर माइनस म्यू एक्स एक ही बात है. एक नंबर ये बताने का पैरेलल बीम, एक नंबर ये फार्मूला लिखने का है, और एक नंबर किस चीज का है? आई नॉट म्यू एंड एक्स आर एक्सप्लेन्ड. आई क्या है? इनिशियल इंटेंसिटी. आई क्या है? आई नॉट है इनिशियल इंटेंसिटी. आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द मीडियम ऑफ थिकनेस एक्स. एक्स थिकनेस है, आई इंटेंसिटी क्या होगा? आउटपुट जो इमर्जिंग वेव की इंटेंसिटी है, ये इनिशियल इंटेंसिटी है, और म्यू इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. ये चीजें बताई होंगी तो आपको मार्क मिल जाएंगे. तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. अच्छा बेटा, अगला पार्ट क्या पूछ रहा है? या आखिरी पार्ट रहता है? For one particular application of X-ray imaging, electrons in X-ray tube are accelerated to a potential difference of 50 kilovolt. Use figure 10.2 to explain why it is advantageous to filter out low energy photon from the X-rays. Low energy photon को क्यों eliminate करना होता है? Low energy photons क्या होते हैं? They are less penetrating. They cannot reach to the photographic film. They absorb inside the body. They just release the radiation dose. तो इसलिए they are eliminated by placing the metallic plate at the X-ray window.
यूज फिगर 10.2 को यूज करें और बताएं कि 50 किलो वोल्ट पे क्या है, पहले चेक करते हैं. For a particular X-ray imaging, the electrons in X-rays are accelerated through a potential of 50 kilovolt. तो एनर्जी भी कितनी अचीव कर लेंगे वो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 50 से करेंगे तो इनकी एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी और उनका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कम. बॉडी में कम एब्जॉर्ब होंगे, पास थ्रू कर जाएंगे. अगर हम लो एनर्जेटिक यूज करते, 30 यूज करते या इससे पीछे वाली वैल्यू यूज करते तो क्या होता, उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती. तो इस फिगर से रिलेट करके बताना है कि ये वाला यूज कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम है, बॉडी में कम एब्जॉर्ब होंगे, फोटोग्राफी फिल्म तक पहुंचेंगे. अगर लेस एनर्जेटिक फोटॉन्स होते तो क्या होता, वो कम एनर्जी वाले होते तो उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती, वो फोटोग्राफिक फिल्म तक पहुंचते ही नहीं. दे डोंट कंट्रीब्यूट इन मेकिंग इमेज. अच्छा बेटा, इसका ये पार्ट करवाना था मैंने आज के लिए. असल में मैंने ये क्वेश्चन करवाना था. डिस्टिंग्विश बिटवीन शार्पनेस और कंट्रास्ट हमें पता है. शार्पनेस क्या होती है, द इमेज कैन बी आउटलाइंड इजीली, द बाउंड्रीज बिटवीन ऑर्गन्स आर क्लियरली डिफाइंड. कंट्रास्ट क्या होता है, रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स होनी चाहिए, रेंज ऑफ ब्लैकनिंग्स होनी चाहिए. A student investigate the absorption of X-rays in a model arm. A cross section of the model arm is shown. ये model arm है, इसका cross section नजर आ रहा है. अच्छा बेटा, ये मसल है व्हाइट वाला और ये ग्रे वाला क्या है, बोन. ये मसल है और ये बोन है. इसकी थिकनेस, बोन की थिकनेस 4 सेंटीमीटर है और टोटल कितनी है 8. तो फैट की थिकनेस कितनी होगी यहाँ पे, 8 में से मसल की थिकनेस कितनी होगी, 8 माइनस 4, यहाँ पे 4 है. यहाँ पे खाली मसल ही है जिसकी थिकनेस 8 है और यहाँ पे मसल बोन, मसल बोन कितनी है 4 सेंटीमीटर, बाकी 4 सेंटीमीटर क्या है, मसल है. पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज आर डायरेक्टेड इन द लाइन MM एंड द लाइन BB. पैरेलल बीम यूं भी जा रही है एक्सरे की और यूं भी जा रही है एक्सरे की. अच्छा, कहता क्या है, द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मसल एंड बोन आर, दोनों के गिवन है आपको लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट एक्सरे बीम फ्रॉम द मॉडल. इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम फ्रॉम द मॉडल. आपने इसकी इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है, किसकी निकालनी है, MM की भी निकालनी है, BB की भी निकालनी है. नीचे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, ये रेशियो निकालनी है फॉर अ पैरेलल बीम ऑफ एक्सरेज डायरेक्टेड अलोंग MM, डायरेक्टेड अलोंग BB. Intensity of X-ray emergent from model beam along MM. अच्छा, पहले हम इसकी बात करते हैं along MM, along MM की बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं. यहां पे कितनी इंटेंसिटी थी, सपोज I0. जब इधर गुजरेगी तो उस पर एब्जॉर्ब होगी ना, तो यहां पे क्या हो जाएगी, I0 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पावर माइनस म्यू x मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. अब क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट बीम फ्रॉम द मॉडल और इनिशियल इनकी इंटेंसिटी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I0 e पावर माइनस म्यू x ओवर I0. इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी, इंसिडेंट I0 थी और जो मॉडल से गुजरी I0 से कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दें. म्यू की वैल्यू कितनी है, ये टिश्यू में से गुजरी है, टिश्यू 0.2 पर सेंटीमीटर, 0.2 पर सेंटीमीटर, 0.2 पर सेंटीमीटर है, मतलब डिवाइड पर सेंटीमीटर है. तो ना भी लिखें, ये भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं. x कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8. तो कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे इसको. e लाने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट ऑफ नेचुरल लॉग, शिफ्ट ऑफ नेचुरल लॉग. तो e लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी लिखेंगे उसकी पावर होगी. या e की वैल्यू होती है, पता है e की वैल्यू कितनी होती है, 2.72. e की वैल्यू होती है 2.718 मेरे ख्याल से होती है. तो आप चेक कर लें, आंसर निकाल लेंगे.
ये आ रहा है 0.2 0.20 अच्छा 2.7 एक मिनट 2.72 पावर हाँ जी ऐसे बेटा ऐसे कर सकते हैं। तो जो MM लाइन के अलॉन्ग है उससे सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू से गुजरना है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट है, तो यहाँ पे I नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब यही दोबारा रेशियो निकालनी है इस लाइन के अलॉन्ग BB के अलॉन्ग। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है I नॉट, यहाँ पे जो पहुंचेगी वो मसल से भी गुजर के पहुंचेगी और बोन से भी गुजर के पहुंचेगी, तो I नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, E दो दफा मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा E पावर माइनस μ1x1 ये टिश्यू के लिए और E पावर माइनस μ2x2 बोन के लिए, तो दो बार E मल्टीप्लाई होगा। दो मीडियम से गुजरना है ना, एक तो टिश्यू से गुजरना है, एक बोन से गुजरना है, तो ये इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी बेटा, जिस लाइन में सिर्फ यहां से गुजरना है, टिश्यू से गुजरना है, यहाँ पे इंटेंसिटी I नॉट E पावर माइनस μx हो गया। यहाँ पे टिश्यू से भी गुजरना है, बोन से भी गुजरना है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी डबल कम होगी। इमर्जेंट इंटेंसिटी कितनी है, व्हाट इज इमर्जेंट इंटेंसिटी, I नॉट E पावर माइनस μ1x1 E पावर माइनस μ2x2 डिवाइडेड बाय I नॉट। इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी I नॉट से कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज डाल दें, E पावर माइनस व्हाट इज μ1 टिश्यू के लिए 0.2, व्हाट इज थिकनेस ऑफ टिश्यू हियर, टोटल 8 में से 4 माइनस कर दें 4, E पावर माइनस व्हाट इज μ2 12 into 4। बोन की थिकनेस कितनी है, बोन का μ0 μ2 कह दिया μ2, तो सॉल्व करने की कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर बहुत छोटा आ रहा है, E पावर दिस 0.8 और -48 आ रहा है 6.4 इंटू 10 पावर -22 इस रेशो का आंसर। चलो मैं चेक करता हूँ आगे इसके, बहुत छोटा क्यों आ रहा है, इतना छोटा। हाँ जी सही है, ये इतने आंसर आ रहा है बेटा। देखो पहले का आंसर 0.2 था, दूसरे का आंसर 6.4 इंटू 10 पावर -22, सेम सही आंसर है। अच्छा लास्ट पार्ट इसका, अच्छा स्टेट whether your answer would indicate so that the X-ray image is sharp, has a good contrast। शार्पनेस को तो इतना पता नहीं है हमें कि वो कितनी डाइवर्ज कर रही है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट का पता है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होगा। क्यों बेटा, क्यों कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, यहाँ पे जो इंटेंसिटी पहुंच रही थी वो 0.2 थी और यहाँ पे पहुंच रही थी 6.4 इंटू 10 पावर -22। बेटा ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, ना होने के बराबर, ये कंसिडरेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी फिल्म पे नीचे पहुंचेगी नहीं, तो वहां पे इसका शेडो अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे एक्सरेज पहुंचेंगी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी। यहाँ पे तो 20% पहुंच रही है ना, 0.2 20% पहुंच रही है जितनी इंटेंसिटी थी। यहाँ पे क्या पहुंचेगी, बिल्कुल ना होने के बराबर पहुंचेगी, तो इसका वेल कॉन्ट्रास्ट होगा, बोन का क्लियर इमेज नजर आएगा। शार्पनेस का पता नहीं, मार्किंग स्कीम देख लेंगे। हाँ जी, शार्पनेस अननोन, क्योंकि हमें नहीं पता
कि उससे पैरेलल बीम है, कितनी स्कैटर हो रही है, ग्रिड रखी है नहीं रखी, अपर्चर छोटा लिया है कि नहीं लिया, हमें पता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट गुड होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो हमने क्या सीखा कि जब एक्सरेज किसी मीडियम से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती है, और बिल्कुल वो जैसे डिके कर्व वाला था ना, n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा टी, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, i इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, सेम तरह का फॉर्मूला। और जिस तरह लैम्डा में और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन था, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ, तो यहाँ पे क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 0.693 ओवर एक्स हाफ। एक्स हाफ क्या होता है, हाफ वैल्यू थिकनेस, एब्जॉर्बर की वो थिकनेस जो इंटेंसिटी को हाफ करते हैं। अच्छा, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, और जितनी फोटोन एनर्जी ज्यादा होगी उतना एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होगा। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो बेटा हमने पढ़ लिया एक्सरेज, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे सीटी स्कैन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।